हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 2। यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली हम वर्क की डेफिनेशन निकालने वाले हैं। इससे पहले आपको ये याद रख अपनी चीज़ों को रिकॉल करना है कि जब हमने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा था, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब जब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है तो हम 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर राइट डाउन कर रखी है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें जो u होता है वो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है चलना तो उसकी क्या वेलोसिटी थी, और कुछ टाइम बाद अगर t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जो है v हो जाती है तो u को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं और v को हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। a हमारा एक्सेलरेशन होता है और t जो है हमारा टाइम पीरियड होता है जिसमें वेलोसिटी u से चेंज होकर v तक पहुंच जाती है, और s हमारा डिस्प्लेसमेंट है कि t टाइम के बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्प्लेस हो गया है। तो इन जो हमारी 3 इक्वेशंस हैं इसमें हम सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं और अपनी वर्क की डेफिनेशन को डिराइव करेंगे, और यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या किया, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, ये फर्स्ट है, ये दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसको हमने रीराइट किया फ्रॉम इक्वेशन 2, वी स्क्वायर को यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में m/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म को। तो हमने यहाँ m/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू m/2 इंटू 2as, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको हमने टर्म को स्प्लिट कर दिया तो ये हाफ एम बी स्क्वायर हाफ यू स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा MAS। इसमें हमने m और a को ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। तो हमारा MA जो होता है हम जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, फोर्स के, और s जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और यहाँ पर अगर हम ये वाला फॉर्मूला देखते हैं तो हाफ एम बी स्क्वायर जो होता है वो हमारी टर्म होती है काइनेटिक एनर्जी की, तो इसको हमने काइनेटिक एनर्जी लिखा। लेकिन क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये हमारी इनिशियल जो है काइनेटिक एनर्जी होगी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम माइनस कर रहे हैं तो ये क्या चीज़ होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज इक्वल टू F इंटू एस। F इंटू एस जो है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन के होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W, W जो है हमारा कितना है, वर्क डन। तो हमने ये देखा कि जो हमारा टोटल वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यानी कि हमारे पास वर्क डन के 2 डेरिवेशंस हो गई या 2 एक्सप्लेनेशन हो गए कि जो हमारा वर्क डन है वो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और या जो वर्क डन है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑन द बॉडी ओवर ए सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए के टर्म्स में बोलते हैं तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। उसके बाद हमारे पास में ये हमारी 2 डेफिनेशन जो है वर्क डन की मिल गई है। उसके बाद में हमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है कि वर्क क्या होता है, क्योंकि बेसिकली हम अपनी जो डेली लाइफ होती है उसके अंदर वर्क टर्म को यूज़ करते हैं, लेकिन फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो हमारा वर्क है वो कॉन्सेप्ट बेस पे के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। तो अभी हमें डिस्कस करना है कि वर्क क्या होता है। सपोज़ हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर जो है हमारे पास में एक वुडन ब्लॉक लगा हुआ है, और हमने इस जो हमारा फोर्स है उसको हमने इस डायरेक्शन में इसके ऊपर अप्लाई किया है। तो फोर्स अप्लाई करने से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो जाता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा सेंटर से सेंटर डिस्टेंस पर लिया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो वर्क जो रिलेटेड होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो हमने ये कहा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है मास m का, उसके ऊपर जो है F फोर्स एक्ट कर रहा है और जिसकी वजह से जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो d हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि वर्क डन क्या चीज़ है, द वर्क डन by the force is defined to be the product of component of force in the direction of displacement and the magnitude of this displacement। तो जो वर्क डन की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है। लेकिन अभी हम यहाँ पर इस फिगर को देखते हैं तो हमारा जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो दोनों अलग अलग है। उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स का कंपोनेंट जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, तो वो किसके बराबर होगा, F cos थीटा के।
और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी से कर रहे हैं। तो हमारा जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो हो गया आपका F इंटू डी। सो अभी हमें ये समझना है कि वी सी दैट इफ़ देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट देयर इज़ नो वर्क डन इफ इवन इफ़ द फोर्स इज़ लार्ज। यानी कि जो हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कितना ही फोर्स हम लगा लें, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम किस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास में कोई एक ब्रिक की दीवार होती है, उसके ऊपर हम बहुत सारा फोर्स लगा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स होती है वो अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, और इंटरनल एनर्जी भी जो है यूज़ होती है, जिसकी वजह से हम टायर्ड हो जाते हैं। लेकिन जनरल लैंग्वेज में वर्क डन है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी वॉल के अंदर किसी तरह का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो हमें क्या समझना है कि नो वर्क डन, नो वर्क इज़ डन। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है अगर ज़ीरो होगा तो वर्क डन भी ज़ीरो होगा। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है कि फोर्स अगर ज़ीरो होता है, क्योंकि अगर हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है स्मूथ सरफेस पे अगर रोल कर रहा है, उसके ऊपर किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में फोर्स जो है हमारा ज़ीरो हो गया, तो देयर वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या होती है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक वुडन टेबल पे रखा हुआ है, और अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट का अगर एंगल कंसिडर करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया, 90। तो अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, F cos थीटा इंटू डी, और यहाँ पर जो है थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90, और cos 90 हमारा क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो हमारा वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो तीन कंडीशंस में हमारा जो वर्क डन है वो ज़ीरो होता है। उसके बाद में जो हमारा वर्क डन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो वर्क कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, अगर हमारा जो थीटा है वो 0 से लेकर 90 तक रहता है तो हमारा वर्क डन जो है पॉजिटिव होता है। अगर हमारा थीटा जो है 90 से लेकर 180 होता है तो हमारा वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इस कंडीशन में कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, इस कंडीशन में कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव वर्क डन का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर हम फ्री फॉल को लेते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल से नीचे की तरफ आता है तो उसमें नीचे की तरफ जो है ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसका जो है नीचे ही हो रहा है, लेकिन इसके साथ में एक फोर्स और लगता है, वो क्या होता है, एयर असिस्टेंस। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट और जो हमारा एयर असिस्टेंस है उसके बीच में जो हमारा फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो हमारा एंगल है 180 है, तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा एयर असिस्टेंस की वजह से वो नेगेटिव होगा। उसके बाद में लास्ट चीज़ हमें वर्क डन के केस में ये याद रखना है कि जो हमारा वर्क डन होता है उसकी जो और एनर्जी की यूनिट जो होती है वो सेम रहती है। जो हमारा वर्क डन होता है एनर्जी को हमेशा हम क्या करते हैं, जूल में एक्सप्रेस करते हैं। इसके साथ साथ आपको एक इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रखना होता है, क्योंकि वर्क डन जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। फोर्स जो है मास इंटू एक्सलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट होता है। मास को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सेलरेशन जो होता है वो मीटर पर सेकेंड है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये m2 हो जाएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, l से। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है ml/2 t⁻⁻2 हो जाता है। इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। ये वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला है। जूल के अलावा कई बार हमें जो है किसकी एक यूनिट जो है अर्ग भी याद रखनी होती है।
तो आपको ये समझना है कि जो 1 अर्ग है वो 10⁻⁻7 जूल्स के बराबर होता है। जो अर्ग है वो हमारा सीजीएस सिस्टम में यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ में हम एक टर्म जो है बहुत छोटी सी टर्म है वो हम समझ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ होती है। नॉर्मली अगर एक हमने सिंपल सा ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मास जो है m है और उसकी वेलोसिटी जो है वो अगर v है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, k से। तो अभी हमारे पास में एक टर्म आ रही है, दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है m और उसकी वेलोसिटी कितनी है v। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। और आपको ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ द वर्क एंड ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द विच ऑफ मोशन, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तभी काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल होता है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसको उसकी मोशन की वजह से वो कितना वर्क डन कर सकता है उसका भी मेजर करती है। इसके साथ ही हमारा जो कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हमें पढ़ना है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, क्योंकि इससे पहले हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, उसके अंदर जो वर्क डन था उसके अंदर जो फोर्स लग रहा था वो कांस्टेंट था। लेकिन अब वेरिएबल फोर्स होता है तो वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन द नेक्स्ट वीडियो।